हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस यानी कि प्रश्न पत्र है, उसको सॉल्व करेंगे। और प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी का है, हिंदी प्रवक्ता का। तो उसी प्रश्न पत्र को आज सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न पत्र आप सभी के लिए उपयोगी होगा, और यदि किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, 7-8 वर्षों की संचित धनराशि सामने लगी थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वर्णा वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को सारे रचना काल को केवल आधि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंखें मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड में क्या आता है, क्या नहीं आता, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। साहित्यिक इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है, ये बताना किस आलोचक का है। महत्वपूर्ण ये कथन है, मोस्टली ये पंक्तियां इसमें से आती हैं, पूरा नहीं आता लेकिन कुछ पंक्तियां इसमें से बहुत बार रिपीट हुई हैं। तो सभी से उम्मीद है इन पंक्तियों को जरूर यहाँ से आप नोट कर लें। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंखें मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं। यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ तक ज़रूर आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। प्रमुख कथन है, ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य राम कुमार वर्मा हैं, और हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कथन दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन दिया है कि किसी भी साहित्य के इतिहास में आंखें मूंद कर किसी भी साहित्य के इतिहास को आंखें मूंद कर उत्तर, आदि, मध्य और इत्यादि भागों में बांट देना ही केवल साहित्य के इतिहास का कालखंड नहीं हो जाता है। और उसके भीतर भीतर जो भी सामग्री है उसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये इन्होंने मोस्टली कहा है। मिश्र बंधु विनोद की जो रचना है उसमें बहुत सारे कालखंड हैं, और आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ऐसे करके उसमें है मध्यकाल। तो ये उसी के लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि उसमें बहुत सारे कालखंड बांट दिए हैं जो उनके मिश्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है। मोस्टली उनमें जो खंड किए हैं वो 5 खंड हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने उसके 2-2 पार्ट कर दिए हैं। तो इसीलिए जो काल विभाजन है और मतलब कन्फ्यूज़ वाला हो गया है, और उसमें जो नियम कायदे जो रखने चाहिए थे वो नहीं थे। उसी के लिए इन्होंने ये अपनी युक्ति दी है कि किसी भी साहित्यिक इतिहास को केवल अ, उत्तर, आदि और मध्य पूर्व भागों में बांट देना ही इतिहास नहीं हो जाता है। तो याद रखना, ये मिश्र बंधु विनोद के लिए है। मिश्र बंधु विनोद के लिए इन्होंने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने जो अपना काल विभाजन किया है वो उनका सटीक काल विभाजन नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने ये कहा है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि किस जो उपन्यास है उसमें लाला के दीवान खाने का वर्णन है। ऑप्शन है भाग्यमती है, परीक्षा गुरु है, नूतन ब्रह्मचारी है, और है श्यामा स्वप्न। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी सही। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ, श्रीनिवास के द्वारा लिखा हुआ, और तो उसी में जो उल्लेख है लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, सूची मिलान करनी है। सूची है रम्य कल्पना, मौल्य सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, उत्तर आधुनिकतावाद। दूसरा है, दूसरी सेकंड सूची है टी.एस. इलियट, आई.एस. रिचर्ड, मैन, सैमुअल लेटर कॉलरिज और रोला बार्थ। उपयुक्त ये जो सूची दी हुई है उसका मिलान करना है।
और आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी सही। सी की जो सूची है बिल्कुल सही है। आंसर है एक का 3, यानी कि रम्य कल्पना का जो सिद्धांत है वो दिया है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। इसके बाद आता है 2 सेकंड का आता है सेकंड, मूल्य का सिद्धांत दिया है आई रिचर्ड ने। इसके बाद आता है परंपरा का की अवधारणा। परंपरा की अवधारणा दी है टी.एस. इलियट ने। और जो चौथा है वो है उत्तर आधुनिकतावाद, वो है रोला बार्थ का। तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। फारसी शब्द हमें बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन है दाग है, औरत है, नीलम है और है फीस। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, दाग। दाग फारसी शब्द है एक। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो भाषाएं दी हुई हैं और उसके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किसके बाद कौन सी भाषा आती है। तो सबसे पहले आती है प्राचीन संस्कृत भाषा, उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, उसके बाद आती है सौरसैनी और लास्ट में आती है पश्चिमी हिंदी। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसमें मिलान करना है, आप मिलान वैसे भी कर सकते हैं। मिलान है ए, फिर है सी और बी, लास्ट में डी है। इस प्रकार से आंसर हम देख सकते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न सूची मिलान करनी है और प्रश्न है आनंद कादम्बिनी समालोचन, ये पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं का मिलान करना है। और भारतेंद्र और सार सुधा निधि, इसके साथ ही सदानंद मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी, प्रेम घना और हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आंसर जो हो जाएगा ए का 3 और आंसर हो जाएगा हमारा सी सही। सी सही, एक का 3 हो जाएगा, 2 का 4 भारतेंदु चंद्र शर्मा गुलेरी का है, सॉरी समालोचक चंद्रमा शर्मा गुलेरी का है। इसके बाद आता है सी, ये है राधाचरण गोस्वामी का। इसके साथ आता है सार सुधा निधि, वो है सदानंद मिश्र का। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा, ये उसके ऑप्शंस के साथ इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है गिरिराज किशोर द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है जुगलबंदी है, ओस की बूंदें हैं और है लोग झरोका। आंसर जो हो जाएगा जुगलबंदी, इनका महत्वपूर्ण रहा है उपन्यास। और आंसर जो होगा इसका आंसर होगा ए और सी, यानी कि बी सही। 2 उपन्यास इनके दिए हुए हैं। जुगलबंदी इनका बहुत ही फेमस उपन्यास रहा है, जो दलित साहित्य को से रिलेटेड है इनका ये उपन्यास। और दूसरा है लोग, ये दोनों ही इनके गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस से नहीं है। यानी कि बिंबवाद जो हमारे हिंदी काव्य शास्त्र में एक मतलब पॉइंट है, एक टॉपिक है, उस वो है बिंबवाद। तो बताना है कि जो बिंबवाद है वो कौन इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन है जॉर्ज लुकाच हैं, एजरा पाउंड हैं, डैनियल बेल हैं और जाक देरदा हैं। आंसर हो जाएगा बी सही। बी सही, एजरा पाउंड अमेरिका के हैं और ये बिंबवाद से इनका कोई संबंध नहीं है। और आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मार्क्सवादी समीक्षक की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं, उनकी रचनाओं को व्यवस्थित
क्रम में लिखना है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, राघव राघव, प्रगतिशील साहित्य के मापदंड। दूसरा है मुक्तबोध कामायनी एक पुनर्विचार। महत्वपूर्ण इनका रहा है कामायनी एक पुनर्विचार। इसके बाद है लास्ट है शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और इतिहास तथा सिद्धांत। पूरी इनकी ये रचना है शिव कुमार मिश्र की, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। नीचे दिए हुए विकल्प में से उनका आंसर चुनना है, तो आंसर इसमें दिया हुआ है यानी कि डी सही है। ये डी है, बी सी ए डी, यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी डी और ए। इस प्रकार से ये आंसर हम मिलान कर सकते हैं। तो आप लोग मिलान कर सकते हैं, इसका आप लोग देख लेना। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, क्रम से लगाना है, वैसे कुछ है नहीं है इसमें, तो आप लगा लेंगे क्रम से। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मानव प्रवृत्ति हो या मनोविकार को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्य द्वंद्व की सृष्टि करने वाले जयशंकर प्रसाद का नाटक है। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। मानव प्रवृत्ति हो अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्य ही द्वंद्व की सृष्टि करने वाले जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है विशाखा है, कामनी है, सज्जन है और है प्रायश्चित। तो आंसर हो जाएगा इनका बी सही आंसर, यानी कि कामना। कामना इनका बहुत ही फेमस नाटक रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं। अज्ञेय के हमें रचनाएं बतानी है। ऑप्शन है भग्नदूत है, आत्मा की आंखें हैं, आत्महत्या के विरुद्ध और है चिंता। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, ए और डी, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध और भग्नदूत और आत्महत्या बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। भग्नदूत और है चिंता, भग्नदूत और चिंता ये दोनों ही अज्ञेय की महत्वपूर्ण रचना है। भग्नदूत, चिंता, ये दोनों ही अज्ञेय की महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं भग्नदूत और चिंता। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। आंसर हो जाएगा बी सही, बी, ए और डी आंसर इसका सही है, यानी भग्नदूत और चिंता। दूसरा है प्रश्न है 12, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं, ये बताना है कि मैला आंचल जो उपन्यास है उसका पात्र कौन नहीं है। ऑप्शन है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगोरी सिंह और मंगला देवी। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीधर और सरस्वती, ये इनके पात्र नहीं हैं। श्रीधर और सरस्वती यानी कि बी सही है आंसर, ये इसके पात्र नहीं है। बाकी ये सारे के सारे प्रशांत और कालीचरण मैला आंचल का है, और कमली और सुमृत दास दोनों ये भी हैं, और हरगौरी सिंह और मंगला देवी ये का नाम है छः हैं, छह पात्र मैला आंचल के हैं। फर्मेश्वर टैडू का महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो उसके जो पात्र नहीं हैं वो है श्रीधर और सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं कौन कौन हैं। ऑप्शन है मदन मोहन और बाबू बैजनाथ। बाबू बैजनाथ तो बहुत ही फेमस वो रहे हैं, बहुत बार ये आता है, मदन मोहन और बाबू बैजनाथ। मास्टर मोती और बाबू रामाधीन, मास्टर सिंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी साहा और है गंडा सिंह। तो जो आंसर है वो है मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, ये दोनों ही पात्र हैं राग दरबारी के। ठीक है, इसके बाद बाकी जो पात्र बाकी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो परीक्षा गुरु से लिए गए हैं, परीक्षा गुरु के वो पात्र हैं, जिसमें हैं सॉरी हमारा पेपर इधर का उधर हो गया है पेज। मदन मोहन और बाबू बैजनाथ जो है पात्र हैं श्रीनिवास के द्वारा परीक्षा गुरु उपन्यास के।
परीक्षा गुरु उपन्यास से लिए हैं ये पात्र। मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, ये है राग दरबारी का। राग दरबारी जो रचना है, उपन्यास है, वो है श्रीलाल शुक्ल का। श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण उपन्यास है राग दरबारी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है, बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ड वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना बहुत कठिन होता है। ये बताना है कि ये किस का महत्वपूर्ण कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है ये कथन, ठीक है, यानी कि किस रचना की ओर संकेत किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक बार फिर से पढ़ते हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला, बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ड वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना बहुत कठिन है। ये महत्वपूर्ण उन्होंने युक्ति दी है। बताना है कि किस काव्य के लिए संकेत किया है। ऑप्शन है हमारे इधर, ऑप्शन है साकेत है, साध्य अटन है, और है कामायनी प्रिय प्रवास है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही। प्रिय प्रवास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है खड़ी बोली में, और उसी के लिए उन्होंने ये कहा है। खड़ी बोली के लिए ही उन्होंने कहा है कि इतना मतलब विशाल काव्य रचना करना खड़ी बोली में इतना आसान नहीं है। और ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा ये लिखी हुई रचना है प्रिय प्रवास। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामलाल शर्मा की पुस्तक है। रामलाल शर्मा की पुस्तक बताना है। ऑप्शन है आलोचना के मान है, प्रेमचंद और उनका युग है, परंपरा का मूल्यांकन है, नई कविता है। ये महत्वपूर्ण रचनाएं दी हुई हैं। आंसर जो हो जाएगा इसमें ए और सी, यानी कि सी ए आंसर हमारा सही है। ए और सॉरी आंसर हमारा हो जाएगा ए सही, बी और सी आंसर इसका सही है, प्रेमचंद और उनका युग। दूसरा है परंपरा का मूल्यांकन। ये दोनों ही रचनाएं जो हैं रामलाल शर्मा की हैं। बहुत बड़े साहित्यकार आलोचक रहे हैं रामलाल शर्मा, मार्क्सवादी। तो इनका नाम हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो आप रामलाल शर्मा को ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का नाम कौन सा है, ये बताना है। आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, ये बताना है। ऑप्शन है, अच्छा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा रही है, जिसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, वसेरे से दूर, नीड का निर्माण, इस प्रकार से इन्होंने 4 इसके भेद किए हैं। पूछा है कि ये कौन सा भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये इस जो आत्मकथा है उसका पहला ही भाग है। आंसर हो जाएगा हमारा डी सही, यानी कि पहला। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है। कौन से नाटक के लिए इन्होंने ये कहा है, जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के लिए। और ऑप्शन है सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य है, सिंदूर की होली है, राजयोग है। ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो है सन्यासी।
सन्यासी लक्ष्मीलाल मिश्र का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है मतीराम है, बिहारी है, देव है और है जसवंत सिंह। तो सबसे पहले जो आता है नाम आता है बिहारी का, उसके बाद आता है देव का, लास्ट में मतीराम का और जसवंत का। इस प्रकार से इसका मिलान है। आंसर देखते हैं हमारा क्या है। आंसर हो जाएगा BADC, यानी कि BADC, डी आंसर हमारा सही है। डी आंसर हो जाएगा सही, मिलान करके देख लें। BADC, बिहारी, मतीराम, फिर है डी और सी। देव सबसे लास्ट में आए हैं। देव का जो जन्म है लगभग 1700 के समथिंग है और आंसर हो जाएगा हमारा डी सही, यानी कि BADC। इस प्रकार से इसका मिलान है, तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ये इनका समय काल भी है। बिहारी का समय काल इसमें बताया है 1595 ईस्वी, मतीराम का है 1617 ईस्वी, जसवंत का है 1629 और देव का है 1673 ईस्वी समथिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ऑप्शन है उसने कहा, सिक्का बदल गया, परिंदे और है अमृतसर आ गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही, उसने कहा चंद्र शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण ये कहानी है। इन्होंने टोटल 3 कहानी लिखी है, बुद्धू का कांटा, उसने कहा और सुखमय जीवन बुद्धू कांटा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा। ये प्रमुख 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद इन्होंने कहानी लिखना बंद कर दिया था और इन्हीं 3 कहानियों में ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि इन्हें दोबारा कहानी लिखने का ज़रूरत नहीं लगी। उसने कहा जो समय काल है 1915 ईस्वी के समथिंग ये कहानी लिखी गई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी रही है, फेमस कहानी रही है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये रचना लिखी गई है, उसने कहा। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है, हिंदी की लोकनाट्य शैली को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है शांग है, नौटंकी है, माच है और है नाच। तो ये हमें लगाना है। नौटंकी हो जाएगी हमारी, ये उत्तर प्रदेश की है और आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 4 1 2 3 4, यानी कि जो सांग है वो है हरियाणा का और 2 माच है मालवा का, मध्य प्रदेश का, नाच है छत्तीसगढ़ का। इस प्रकार से ये मिलान कर सकते हैं। तो आज था ही, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम फिर आएंगे इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू।